चलिए, जहां से कल पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम लोग करेंगे। चलिए, इस पेज में थोड़ा रिवीजन करते चलते हैं। तो संख्या रेखा आप लोग देखे थे, इसका जरूरी है, इसीलिए एक जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटा संख्या रेखा पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तरफ गए थे। एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन होता है। देखो, माइनस में केस क्या होता है कि किसी भी चीज में जितना उसका वैल्यू छोटा रहेगा और उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वह उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। और जितना बड़ा मान रहेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, यह उतना ही क्या होगा, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होता है, अनंत। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित, या यह भी कह सकते हैं क्या चीज कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये संख्या रेखा वाला था। इसको कल हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। अब आगे चलते हैं। इसको भी हम लोग जान चुके थे कि पूर्ण संख्या शून्य को शामिल करके बनता है, पूर्णांक में प्लस माइनस पूरा आता है ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, और धनात्मक संख्या और शून्य को लेकर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये भी हम लोग देख लिए थे। यहाँ पे कुछ है, उसको खाली देख लीजिए। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, तो क्या है, हाँ है। क्या कर रहा है, सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण है, तो हाँ है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है नहीं, किसके कारण, जीरो के कारण, क्योंकि जीरो पूर्ण में चला जाता है। ये भी हम लोग कल पढ़ लिए थे। इसके आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को जानना था, इसको थोड़ा समझना था, क्योंकि कल हम विषम संख्या जब आपको पढ़ा रहे थे तो उस स्लाइड में कम था, जिसके कारण विषम संख्या को उतना एक्सप्लेनेशन अच्छा से नहीं हो पाया। वैसे आप लोग जानते हो यह विषम संख्या किसको कहते हैं। अब इसमें देखिए, इधर क्या है, सम, और इधर क्या है, विषम। आप जानते हैं कि सम संख्या को ई से डिनोट करते हैं और विषम संख्या को किसी से डिनोट करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि दो से पूर्णतः सम संख्या क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जबकि विषम संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इकाई अंक के लिए सम संख्या के इकाई स्थान पर कौन कौन अंक हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8। इस पांचों में से कोई भी अंक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1980। अब इसमें आप भाग देने जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आसानी से इसका पहचान है कि इसके इकाई स्थान पर अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो मेरा संख्या कौन सी संख्या होगा, सम संख्या होगा। समझे, यानी 1980 कौन संख्या है, सम संख्या। इसी तरह से विषम संख्या का पहचान है, इकाई स्थान पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इस सभी में से कोई एक आ जाए तो वो मेरा संख्या कौन सी संख्या होता है। अब जैसे हम लिख रहे हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4 आएगा, लास्ट में क्या लगा दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये मेरा सम है कि विषम है, कौन सी संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या। मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहे, सब में 2 से भागे देकर चेक नहीं करेंगे, उसके अगर इकाई स्थान के अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक आ जाए तो मेरा संख्या क्या होता है, विषम। उसी तरह से कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहे, अगर उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाए तो मेरा संख्या कौन सी संख्या हो जाएगा, सम संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कल हम लोग प्राकृत संख्या के योग के बारे में पढ़े थे ना, कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, वो सब उस स्लाइड में हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है क्या चीज, कि प्रथम n कौन संख्या, सम संख्या, और विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n सम संख्या का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब जैसे हम आपको बोले कि प्रथम 5 सम संख्या का योगफल ज्ञात करिए, क्या होगा, तो आप जानते हैं कि प्रथम 5 सम संख्या क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और क्या आ जाएगा। अब इसको आप जोड़िएगा तो 18 6 24 4 28, 28 2 30, यानी इसका मान कितना आ गया, 30। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला को अगर ध्यान है हमको तो आसानी से कर सकते, कितना सम संख्या लिए थे, 5, यानी n का मान कितना हो गया, 5 इंटू
5 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 5 गुने 6, कितना हो जाएगा, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1। इसी तरह से प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n का स्क्वायर। अब जैसे मान लिया हम कहें प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल बताइए, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और क्या हो गया, अभी सबको जोड़िए तो 9, 7, 16, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25 आ गया। ये कितना प्रथम संख्या है, 5, तो यानी n का मान कितना हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर भी करिए कितना आ जाएगा। इस प्रकार प्रथम n सम संख्या का योगफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्या का योगफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये हम सम और विषम के बारे में ड्राइव करके जान गए। अब इसमें छोटा बड़ा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटा जो सम संख्या है वो क्या है, 2। इसी तरह से सबसे छोटा जो विषम संख्या है वो कौन होगा, 1 है। कोई दिक्कत। अब हमको पूछेगा कि सबसे बड़ा सम संख्या कौन है, अनंत। अनंत करने का मतलब इसको निर्धारित किया नहीं जा सकता। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा विषम संख्या कौन है, तो अनंत, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत। तो सम विषम के बारे में भी एक एक बात हम लोग जान गए। इसको ध्यान रखिएगा कि सम संख्या को हमेशा किस चीज से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई से, और विषम संख्या को हमेशा किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल ओ से। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, जब इसको समझ लिए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2। इसी तरह से अगर हमसे पूछा है कि दो क्रमागत विषम संख्या का क्या होगा एचसीएफ, तो 1 क्या होगा, 1 होगा। अब निकाल कर भी आप देख सकते हैं, 3, 5 का ही ले लीजिए, तो ये तो कितना आया, यानी दो क्रमागत विषम संख्या पूछे कि दो क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1। लेकिन यही सम संख्या के पूछे तो उसका हमेशा क्या होता है, इसको भी ध्यान रखने योग्य बात है, इसको भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको जानना है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, तब उसके बाद कौन सी संख्या जानेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। उसी तरह से भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है, भाज्य संख्या को कौन सा नंबर हम लोग कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इसी तरह से अभाज्य संख्या को कौन सा नंबर कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसका डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो देखिए, भाज्य संख्या के बारे में लिखा है कि 2 से अधिक गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित। कुछ समझ में नहीं आया, अब इसको हम लोग ड्राइव करके देखते हैं। पहले आते हैं किधर, अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, तो अभाज्य संख्या कहा जाता है एक से बड़ी, किससे बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से क्या हो, विभाजित हो। क्या इसका डेफिनेशन है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से ही क्या हो, विभाजित हो। स्वयं का मतलब खुद, स्वयं का मतलब खुद, जो अंक दिया हुआ सिर्फ उससे भाग लगे और दूसरा किससे भाग लगे, एक से। इसके अलावा बीच में कोई भी अंक आ जाए या संख्या आ जाए उससे वो विभाजित नहीं होगा, उससे विभाजित हुआ नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन निकला कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से क्या हो, विभाजित हो। जैसे आपको दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से आगे। अब 2 में देखो किससे सिर्फ भाग लगेगा, तो 1 से, और किससे भाग लगेगा, 3 में किससे भाग लगेगा,
5 में किससे भाग लगेगा? दूसरा किसी से भाग लग रहा है? नहीं। आपके मन में चल रहा है कि सर 6 भी होना चाहिए, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बच्चा के मन में क्या चलता रहता है कि अच्छा 6 तो नहीं हुआ तो 9 हो जाना चाहिए। तो भाई 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 9 से तो लग ही रहा है, जोरे जोरे वो किससे लग जा रहा है? 3 से। मतलब भाग देकर हम लोग चेक कर लेंगे अभाज्य संख्या में कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और किससे भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह यह स्पष्ट होता है कि आपसे पूछेगा कि एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं किससे विभाजित हो? स्वयं से। एक कौन सी संख्या हो जाएगा? तो प्रकृत संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परिभाषा होता है एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से क्या हो? विभाजित हो। इसी को आपको 10th स्टैंडर्ड में कहा गया है कि इसका केवल कितना गुणनखंड होता है? 2 गुणनखंड। गुणनखंड करने का मतलब भाग लगने वाला चीज। अब जैसे मान लीजिए 5 है, एक अभाज्य संख्या है, इसमें किससे भाग लगेगा और किससे भाग लगेगा? तो कै गो चीज से भाग लग गया? 2 चीज से भाग लग गया। इसीलिए कोई भी अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या होता है, उसका कितना गुणनखंडों की संख्या कुल कितना होता है? 2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि दोसर किसी चीज से उसमें भाग लगता ही नहीं है, इसीलिए वह अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2। तो पूछ सकता है आपसे कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? क्या आप जवाब देंगे? 2। कोई दिक्कत? चलिए, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब अभाज्य संख्या जब समझ में आ गया तो इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं। क्या तथ्य है उसको हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो 15 है। कितना है? 15 है। और 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो 25 है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है और 1 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी, क्या चीज? सम होते हुए भी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? 2 है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है और क्या है? अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं है जो कि सम भी हो और कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या। दूसरी बात आती है कि अभाज्य संख्या को सूचित किससे किया जाता है? तो अभाज्य संख्या को जो सूचित है वो हमेशा किससे किया जाता है? P से, कैपिटल P से। अभाज्य संख्या को सूचित किस चीज से किया जाता है? कैपिटल P इसलिए आया कि इसका नाम क्या है? प्राइम। ठीक है, अभाज्य संख्या को ही एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? तो वो नाम है रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। जहां भी रहे सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या होता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? 2। मतलब जो अभाज्य संख्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही ना है जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अगर पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो बड़ी जब ये पूछेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत करने का मतलब उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अभाज्य संख्या को सूचित किससे किया जाता है? कैपिटल P से, यानी P से। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? और 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब हम लोग अब अभाज्य संख्या जब पढ़ लिए तो इसी का एक दूसरा है, अपोजिट है, जिसको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब इंग्लिश में उसको कौन से नाम से जाना जाता है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर शुरू किस चीज से होता है? C से। इसीलिए भाज्य संख्या को सूचित किससे किया जाता है? कैपिटल C से। अब इसका डिफिनीशन जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? ये कहता है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं एवं 1 के अलावा दूसरी
किसी भी संख्या से क्या हो, विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का ही एक दूसरा नाम होता है, कौन सी संख्या, यौगिक